एक जान बची है, वो भी ले लो हमसे। इस वकील ने मारा मुझे, इसने सब गवाह यहाँ पे, सब गवाह यहाँ पे, इसने मारा मुझे, गला दबाया मेरा। 21 फरवरी को रैंड केस की अदालत में मैं मौजूद थी। वहाँ पर जज छुट्टी पर थी और मेरे साथ मेरा वकील भी नहीं था, मैं अकेली थी। अदालत के कमरे में सारे मर्द हजरात मौजूद थे, मेरा भाई था और उनका साथी वकील था। उन्होंने मुझ पर अटैक किया, डायरेक्ट मेरा गला पकड़ा है और मुझे मारने की कोशिश की है। बेली डांस का सहारा लेके वो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे और मुझे बुरा भला कह रहे थे। बस मर्द के पास एक आखिरी हथियार होता है, जब वो औरत से जंग में हार जाते हैं तो उसके किरदार पर वार करते हैं। आज तक वो इल्लीगल कब्जा करके मेरे घर पे मेरी माँ की ज़मीन पे बैठा है। उसने मुझ पर अटैक किया। उसने पहले अपने कपड़े फाड़े हैं और उसके बाद मुझे कहा कि मैं तुम पे इल्ज़ाम लगाऊंगी कि तुमने मेरे कपड़े फाड़े। उसके बाद वो भागती भागती मेरे एरिया में आई और मेरे एरिया में आके मेरे गेट पर पत्थर मारने लगी, मेरा दरवाज़ा बजाने लगी। मेरा नाम आयशा मेहर है, मैं कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, BS 3rd ईयर लिटरेचर इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ। मेरी स्टोरी ये है कि 2018 में मेरे फादर की डेथ हुई थी। मेरे फादर ने 2 शादियां की थी, जिससे बड़ी अम्मी से मेरे भाई हैं और उनकी 2 और बेटियां हैं। वो बच्चे हैं उनके बड़ी अम्मी के, और मेरी अम्मी जो हैं वो सेकंड वाइफ हैं, जिनसे मैं और मेरी 2 छोटी बहनें हैं। मेरी वालिदा का ताल्लुक़ और मेरे वालिद का ताल्लुक़, दोनों का ताल्लुक़ यूपी उत्तर प्रदेश से था, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है और हमारा कोई वाली वारिस नहीं है हमारे वालिद के इंतकाल के बाद। 2018 में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। उसके बाद मेरे जो सौतेले भाई हैं, स्टेप ब्रदर आमिरुल्लाह, उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया था। मेरे वालिद की जो प्रॉपर्टी है, उन्होंने मेरे घर में अटैक किया था। हमारे घर में घुस के सारी ओरिजिनल फाइल्स जो थी वो चोरी कर ली थी। उसके बाद जो मेरे वालिद के नाम पर प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी सेल कर दी थी। तकरीबन 8 करोड़ की प्रॉपर्टी थी मेरे वालिद की, जो उन्होंने सेल कर दी थी। उसके बाद बचा वो घर जिसमें हम लोग रहते हैं शुरू से। शादी के बाद से मेरी अम्मी आई थी, उसके बाद से मेरी अम्मी उसी घर में रह रही हैं और वो घर मेरे वालिद ने मेरी वालिदा के नाम पे कर दिया था। वो एक घर रह गया, बाकी सारी चीज़ें मेरे भाई ने सेल कर दी फाइल्स चोरी करने के बाद। उस घर के ऊपर क्योंकि वो सेल नहीं कर सके, वो मेरी वालिदा का घर था, तो 2018 में ही उस घर के ऊपर मेरे सौतेले भाई ने केस फाइल कर दिया था। 2018 से लेकर 2026 15 जनवरी 2026 तक वो केस चला। 8 साल केस चलता रहा। उसके बाद 15 जनवरी 2026 को इस केस का फ़ैसला मेरी वालिदा के हक़ में हुआ और मेरी वालिदा जो है वो प्रॉपर्टी की ओनर डिक्लेयर हो गई और मेरे भाई केस हार गए। जब 8 साल बाद इसका फ़ैसला हो गया तो मेरे भाई और उसके अपोजिट साइड के वकील जो हैं, उनके वकील, वो दोनों मिलके मुझे हर हेयरिंग पे धमकियां देते रहे। जब भी मेरी हेयरिंग होती थी उसके बाद वो, क्योंकि मेरे बाकी रेंट केसेस भी चल रहे थे। जो प्रॉपर्टी है जिस पे केस चल रहा था उसके नीचे 4 दुकानें हैं। बीच वाला पोर्शन है जो मेरे भाई ने कब्ज़ा किया हुआ है 2018 से, और सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ हम लोग शुरू से रह रहे हैं। तो नीचे जो 2 दुकानें हैं उनका किराया जो भी आता था वो मेरे भाई 2018 से लेकर अब तक मेरे भाई ही उसका किराया वसूल करते थे। हमें उसमें से 1 रुपया भी नहीं देते थे घर चलाने के लिए। 2018 से अब तक हम अपनी कमाई पे ही अपना घर चला रहे हैं। हमें 1 रुपया भी हमारी प्रॉपर्टी से किराया नहीं मिलता था, जिसकी वजह से हमने रेंट केसेस अदालत में फ़ाइल किए हुए थे। तो 15 जनवरी के बाद हमारे रेंट केसेस बाकी बचे थे जो कि अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। मुझे मुसलसल धमकियां मिल रही थी। मैंने अपने वकील को बताया, मेरे वकील ने बोला कि हम केस जीत चुके हैं, इसके बाद वो धमकियां दें, कुछ भी करें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमारा जो मेन मसला है वो हल हो गया, रेंट केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस बात को हमने सीरियस नहीं लिया और मेरे पास कोई एविडेंस भी नहीं था जिससे मैं साबित कर सकूं कि मुझे वाकई में धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की, जिसकी वजह से कोई इस बात को सीरियस नहीं ले रहा था। 21 फरवरी को रेंट केस की अदालत में मैं मौजूद थी। वहाँ पर जज छुट्टी पर थी और मेरे साथ मेरा वकील भी नहीं था, मैं अकेली थी। अदालत के कमरे में सारे मर्द हजरात मौजूद थे, मेरा भाई था और उनका साथी वकील था, इसके अलावा कोई नहीं था। मैं जब वहाँ पर गई तो मैंने जाके पूछा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जज नहीं है, छुट्टी पर है। तो मुझे अपनी अटेंडेंस लगवानी थी। उन्होंने मुझसे कहा आप अपने साथ अपना वकील लेकर आए। मैंने कहा ठीक है, मैं बाहर बैठ जाती हूँ, अपने वकील का वेट करती हूँ, वो जब आएंगे तो अटेंडेंस लगा देंगे। मैं अदालत से बाहर जाकर बैठ गई अपने वकील का इंतज़ार करने के लिए। उसके बाद
अपोजिट पार्टी का जो वकील है वो मेरी सोशल मीडिया की वीडियोस निकाल के दिखाना शुरू किया, जो कि ऑलरेडी पब्लिक वीडियोस हैं, मैंने खुद लगाई नहीं है, मेरी बेली डांस की वीडियोस हैं। वो निकाल कर दिखाना शुरू हो गया कि ये लड़की इस टाइप की है, और मेरे भाई को भड़काना शुरू हो गया कि तेरी बहन ऐसी है, ये वो, और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। उसके बाद इन्होंने मुझे बुलाया बाहर से कि आओ। मैं बाहर से कमरा अदालत में आई, और उसके बाद इन लोगों ने मुझसे बदतमीज़ी करना शुरू कर दी, मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि ये क्या है, इस तरह की क्यों वीडियोस बना रही हो। उस वक्त उन्होंने तमाशा क्रिएट करना शुरू कर दिया। मैंने सीधा सा जवाब दिया कि मेरे वकील आ रहे हैं, वो जवाब देंगे, मेरे वकील का इंतज़ार करें। उसके बाद ये मेरी मुस्तकिल वीडियोस दिखाते रहे, जिसकी वजह से मुझे भी मजबूरन फ़ोन निकाल कर उनकी वीडियो शूट करनी पड़ी, ताकि मेरे पास एविडेंस रहे कि ये लोग क्या करें। तो मैं जब वीडियो बनाने लगी तो उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया कि ये मेरी वीडियो बना रही है, और उन्होंने मुझ पर अटैक किया, डायरेक्ट मेरा गला पकड़ा है और मुझे मारने की कोशिश की है। और अगर कोई वकील मुझे बचाने के लिए आ रहा था तो उसको मेरी वीडियोस दिखा रहे थे कि ये लड़की ऐसी है। और वो 21 फरवरी रमज़ान का महीना था, और रमज़ानों में रिलीजियस जो लोगों का वो होता है अकीदा बहुत टॉप पर होता है, लोग थोड़े जज्बाती होते हैं। तो वहाँ पर इनका वकील और मेरा भाई और वकील ये जुमले बोल रहे थे कि ये मुसलमान लड़की हो के ऐसे कर रही है, और ये पाकिस्तानी हो के ऐसे कर रही है, यानी कि वहाँ पे मौजूद लोगों को भी उकसा रहे थे मेरे ख़िलाफ़, मुझ पर अटैक करने के लिए रिलीजन का सहारा लेकर। उसके बाद ये हुआ है कि मैंने कंप्लेंट्स करी है इन लोग की। मैंने वहाँ सिटी कोर्ट में भी कंप्लेन करी, क्योंकि वीडियो भी मैंने सोशल मीडिया पे लगा दी थी, ये चीज़ सबके सामने आ गई थी, तो ये बात दब नहीं सकेगी क्योंकि सोशल मीडिया पे आ गई है। तो मैंने जाके कंप्लेन करी, और कराची बार में भी इस चीज़ की कंप्लेन करी मैंने सिटी कोर्ट में है, और इसके अलावा मैंने वहाँ सिटी कोर्ट के थाने में भी कंप्लेन करी। लेकिन कंप्लेन के बाद भी आज तक मेरे भाई के ऊपर ना फ़ाइल चोरी करने की दरख्वास्त आज तक हुई है। 2018 में जो उसने फ़ाइलें चोरी करी थी ना, उसके लिए कोई उसके ऊपर एफआईआर बनी। जो आज तक वो इल्लीगल कब्ज़ा करके मेरे घर पे मेरी माँ की ज़मीन पे बैठा है, उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, कोई कागज़ी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके बाद भी वो मेरी माँ की ज़मीन पर कब्ज़ा करके रह रहा है। उसके ऊपर आज तक कोई एफआईआर नहीं बनी। वो मुसलसल हम पे हमले करता है, उसकी कोई एफआईआर नहीं बनी। आज तक मेरे भाई पर, किराएदारों पर किसी भी किस्म का कोई कानूनी एक्शन नहीं हुआ, कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यहाँ तक के सिटी कोर्ट में इतना बड़ा हादसा हो गया, ये चीज़ सोशल मीडिया पे भी आ गई, और सबको पता चल गया कि इस लड़की के ऊपर अटैक हुआ है, इसका गला दबाया गया है। इसके बावजूद भी आज तक इस चीज़ पर भी एफआईआर नहीं बनी। अब यहाँ पर बात आती है कि बेली डांस को जो है वहाँ पर निशाना बना रहे थे कि बेली डांस का सहारा लेके वो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे और मुझे बुरा भला कह रहे थे। तो बात यहाँ पे आती है कि मेरा जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो सबके सामने है, पब्लिक है, और उसके ऊपर जो वीडियोस हैं बेली डांस की वो 2020 से अपलोड हो रही हैं और आज तक अपलोड हो रही हैं। मैंने 2018 से भी पहले, अपने वालिद जब मेरे हयात थे उससे पहले से ही मैं बेली डांस सीख रही हूँ, बेली डांस करती हूँ, और आगे पीछे ख़ानदान में जो भी इवेंट्स होते थे वहाँ मैं परफॉर्मेंस करती थी। उसके बाद मेरे फादर का इंतकाल हुआ, मैंने टिकटॉक वीडियोस बनाना स्टार्ट करी, लेकिन मैं साथ साथ में ये चीज़ भी सीखती थी क्योंकि मेरा शौक़ है। उसके बाद मैंने इस चीज़ को 2020 में पब्लिकली सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया। तो 2020 से लेकर आज तक कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ, ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ, और मैं वीडियोस लगाती रही। मेरे फादर के इंतकाल के बाद मेरे भाई ने हमें बिल्कुल सेपरेट कर दिया था। वो हमें एक माचिस तक नहीं खरीद के देते थे, वो हमारा हाल तक नहीं पूछते थे, हमें ईद पे भी नहीं मिलते थे। हम समझ लो हम उनके लिए बिल्कुल इनविजिबल है, उनके लिए कुछ है ही नहीं। उन्होंने कभी हमें अपनी बहन नहीं माना, और हमें हमारी ज़मीन का 1 रुपया भी किराया नहीं दिया, हमारा 1 रुपया ख़र्चा नहीं उठाया। हालांकि भाई को तो अपनी जेब से ख़र्चा उठाना चाहिए था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई तो वो इस चीज़ पे बोल ही नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने आज तक नहीं बोला। और अब इस चीज़ को इशू इसलिए क्रिएट किया गया क्योंकि मैं केस अपना प्रॉपर्टी का जीत गई थी। कानूनी एक्शन होगा, कब्ज़ा छोड़ना पड़ेगा। तो बस मर्द के पास एक आखिरी हथियार होता है, जब वो औरत से जंग में हार जाते हैं तो उसके किरदार पे वार करते हैं। 2018 में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। उसके बाद बस हमें बता दिया गया कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया। हमने रोना धोना मचा दिया था। उसके बाद ये है कि उनका जनाजा जो है वो आया। जनाजा लाने के बाद लेडीज़ साइड होती है और जेंट्स साइड अलग होती है। तो हम इंतज़ार करते रहे लेडीज़ साइड पर, घर की साइड पर, कि हमारे सामने आएगा उनका जनाजा।
और जेंट्स साइड अलग होती है। बस वो मेरे वालिद का जनाजा जो है वो जेंट्स साइड के पास लेकर गए, वहाँ रखा है और उसके बाद वहाँ से उठा के ले जाने लगे। हमने शोर किया कि हमें भी देखने दो हमारे वालिद का चेहरा, तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे आपके अलावा और भी ख़वातीन हैं, वो नहीं देख सकती क्योंकि वो नामहरम है, गुनाह मिलता है इस तरह, इसलिए हम यहाँ लेडीज़ साइड पर उनको नहीं ला रहे। वहीं के वहीं वो जेंट्स साइड पर लेके गए, वहीं के वहीं वो उनको उठाकर लेके गए और ले जाके उन्होंने दफना दिया। हमें अपने वालिद का चेहरा आखिरी बार देखने भी नहीं दिया। हमें पता भी नहीं चला कि इन्होंने कब मेरे वालिद के साथ क्या किया, किस तरह उनको दफनाया, क्या किया क्या नहीं किया। और हमें आज तक नहीं पता कि मेरे वालिद को कहाँ दफनाया है, वो कौन से कब्रिस्तान में है, वो कहाँ पर है। उसके अलावा जब उन्होंने घर से ओरिजिनल फाइल्स 2018 में चोरी करी थी, जब मेरे फादर हॉस्पिटल में थे, उसके बाद उन्होंने मेरे फादर का NIC भी ले लिया था और फादर के सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे। इसके अलावा जब फादर की डेथ हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट भी उन्होंने ही बनवाया और उन्होंने ही ले लिया। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी तक पहुँच गई हूँ, मेरी बहनों ने भी पढ़ाई करी है, मैं भी पढ़ाई की है। मैं अपने वालिद के शनाख्ती कार्ड के बगैर और मैं अपने वालिद के डेथ सर्टिफिकेट के बगैर किस तरह मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है ये मैं जानती हूँ। हर इदारे में जब मुझसे पूछा जाता है तुम्हारे बाप का शनाख्ती कार्ड या तुम्हारे बाप का डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है, तो मेरे हाथ में मेरे वालिद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती क्योंकि सब कुछ चोरी हो चुका है। इसके अलावा भाई ने प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है और नीचे किराएदार भी कमर्शियल पे। हमारा जो बिल्डिंग है, हमारा जो घर है, उधर 3 जनरेटर चल रहे हैं। एक मेरे भाई का जनरेटर है और नीचे 2 किराएदार हैं, उनका भी कमर्शियल पे जनरेटर चल रहा है। एक लेबॉर्ट्री है और एक पॉलर है। इन लोगों ने क्योंकि कब्जा किया हुआ है, उसके बाद इन्होंने गैस का जनरेटर चला के पहले इन्होंने 5 लाख रुपए का बिल हम पे चढ़ाया। 5 लाख रुपए का बिल चढ़ाने के बाद 24 अक्टूबर 2025 को इन्होंने हमारा गैस का जो मीटर है वो चोरी कर लिया। बिल 5 लाख का था और मीटर चोरी हो गया। उसके बाद हमने नामालूम अफराद के खिलाफ कंप्लेन करी। हमने कहा कि हमें मीटर लगवाना है, इसलिए हम मसले में नहीं पड़ना चाहते। हमने FIR करवाई और हम जब ये लेकर सुई गैस ऑफिस गए तो उन्होंने कहा कि मीटर किसी ने भी चोरी किया है, कुछ भी हुआ है या जनरेटर जिसने भी चलाया है, प्रॉपर्टी आपकी वालिदा के नाम पर है, तो बिल 5 लाख रुपए आपकी वालिदा ही भरेंगी। आप बिल भरो और उसके बाद हम मीटर नया लगा देंगे। क्योंकि हम बिल नहीं भर सकते थे तो हम मीटर दूसरा नहीं लगवा सके। 24 अक्टूबर 2025 से लेकर अब तक भाई और किराएदार प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के बाद रबड़ वाला पाइप लगाकर जनरेटर चलाना शुरू हो गए। जनरेटर इतना चलाया कि वो 5 लाख रुपए का बिल जो है वो 7 लाख रुपए से भी ज़्यादा एक्सीड कर चुका है और अभी भी मुस्तकिल ये लोग चलाए जा रहे हैं जनरेटर। तो हमने गैस ऑफिस जाके, हेड ऑफिस जाके भी कंप्लेन की, मेगा ऑफिस जाके भी कंप्लेन की, हर कोशिश की, उनको एप्लीकेशंस भी दे दी, लेकिन वो आगे से यही रिस्पॉन्स करते हैं कि प्रॉपर्टी आपकी वालिदा की है तो बिल तो हमें अमाउंट चाहिए, जो भी यूज़ कर रहा है हम नहीं जानते, आपका इंटरनल मैटर है, बट जितना बिल है वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं मुसलसल पुलिस में भी कंप्लेन कर रही थी, पुलिस भी हमारी बात नहीं मान रही थी। तो मैंने एविडेंस के लिए मैं लेबॉर्ट्री में घुसी, इनकी जो कि किराएदार की लेबॉर्ट्री है। मेरे पास एविडेंस वीडियो मौजूद है जनरेटर भाई का, इसके अलावा जो पॉलर है उनका भी, और इसके अलावा मैं लेबॉर्ट्री में भी गई और उनकी बाकायदा पूरी एविडेंस वीडियो बनाई है जो मेरे पास मौजूद है कि वो लोग गैस पे जनरेटर चला रहे हैं। जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो इन लोगों ने मुझ पर अटैक कर दिया और अटैक में शामिल थी वो वकील की बेटी। जिस वकील ने मुझ पर अटैक किया था सिटी कोर्ट में, उसी वकील की बेटी, उसका नाम, उसने मुझ पर अटैक किया। उसने पहले अपने कपड़े फाड़े हैं और उसके बाद मुझे कहा कि मैं तुम पे इल्ज़ाम लगाऊंगी कि तुमने मेरे कपड़े फाड़े। उसके बाद वो भागती भागती मेरे एरिया में आई और मेरे एरिया में आके मेरे गेट पर पत्थर मारने लगी, मेरा दरवाज़ा बजाने लगी और आमिर भाई चीख कर शोर करने लगी कि आमिर भाई, आयशा ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। मेरे पास वो पूरी वीडियो मौजूद है सबूत के तौर पे कि उसने खुद ही अपना गला ऐसे खोला है और वो खुद ही आई है और आके शोर करना शुरू हो गई। जब ये मेरे पास एविडेंस वीडियो आई, मैंने जाके फ़ौरन पुलिस में इत्तला की कि इस तरह ये खातून मेरे साथ कर रही है, ये वकील की बेटी है, इसने मेरे घर पे, वकील के बच्चों ने मेरे नीचे वाले पोर्शन पे कब्जा किया हुआ है। हालांकि मैं पुलिस के कहने पर वीडियो बना रही थी। पुलिस ने मुझे कहा कि आप सबूत लाओ। मैं सबूत के लिए वहाँ उनकी लेबॉर्ट्री में गई, वहाँ वीडियो बना रही थी, तो इन लोगों ने मुझ पर अटैक किया, अपने कपड़े फाड़े और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आयशा ने फाड़ दिए। मेरे पास एविडेंस वीडियो। जब मैंने एविडेंस पुलिस को दिखाया
तब पुलिस को इस बात पे यकीन आया। मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है, एविडेंस के बेसिस पे कहा है, हर चीज़ के एविडेंस मेरे पास मौजूद है। अगर कोई आके मुझसे एविडेंस मांगता है तो मैं हर चीज़ के एविडेंस भी प्रोवाइड करूँगी और आके मुझसे ख़ुद बात कर सकते हैं, मेरे हाथों से सबूत ले सकता है।